तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? याद रखिए 4 ऑप्शन आपके पास है। राज्यसभा को स्थायी सदन भी कहा जाता है, उच्च सदन भी कहा जाता है। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है क्यों, आखिर क्यों कहा जाता है स्थायी सदन। तो चारों में से राइट आंसर ये है कि क्योंकि ये विघटित नहीं हो सकती, क्योंकि इसको राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार लोकसभा को भंग किया जा सकता है मगर राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। आर्टिकल 85 में राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि वो मंत्री परिषद की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है, परंतु राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल तो 6 वर्ष का होता है, लेकिन राज्यसभा का खुद का कोई कार्यकाल नहीं होता। जबकि लोकसभा की अगर बात की जाए तो सामान्य तौर पर अगर सरकार किसी की नहीं गिरी, अगर लोकसभा भंग नहीं हुई तो 5 वर्ष का कार्यकाल सदस्यों का भी होता है और लोकसभा खुद का 5 वर्ष कार्यकाल होता है, क्योंकि 5 वर्ष के बाद वो भंग हो जाती है ऑटोमेटिक और नए चुनाव होते हैं। आप जानते ही हैं 5 वर्ष के बाद आम चुनाव होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? इन चारों ऑप्शन में से आपको राइट आंसर बताना है। तो याद रखिए इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम, यहाँ पे जोड़ लीजिएगा अधिकतम संख्या। तो अधिकतम संख्या की बात की जाए तो 250 अधिकतम संख्या हो सकती है, जबकि वर्तमान में कितनी संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो 245 संख्या है, जिसमें से 233 तो निर्वाचित होकर आते हैं और 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। जैसे जो कला के क्षेत्र में होते हैं, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में और समाज सेवा के क्षेत्र में जो अनुभवी व्यक्ति होते हैं उन्हीं को मनोनीत कर सकते हैं राष्ट्रपति। ये आर्टिकल 80 में लिखा हुआ है। ठीक है, आर्टिकल 80 में राज्यसभा के गठन की भी बात की गई है और ये भी बताया गया है कि जो राष्ट्रपति हैं इन चारों क्षेत्रों के जो अनुभवी व्यक्ति होंगे वहां से 12 व्यक्तियों को चुन सकते हैं, मनोनीत कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य चुने जाते हैं? अभी बताया आपको कितने चुने जाते हैं, 12 सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है, याद रखिए, नोट कर लीजिएगा। आर्टिकल 80 में इसका प्रावधान है, ये भी लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है। देखिए जो राज्यसभा होती है उसके सदस्य होते हैं वो किसका प्रतिनिधि करते हैं, किसको रिप्रेजेंट करते हैं? तो याद रखिए वो राज्यों और संघ शासित प्रदेशों दोनों को करते हैं। ठीक है, राज्यों को भी करते हैं और केंद्र शासित प्रदेशों को भी करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, मतलब ए और बी दोनों ही सही है। जबकि जो लोकसभा की अगर बात की जाए तो लोकसभा वो आम जनता को रिप्रेजेंट करती है, अपने क्षेत्र की आम जनता को वो रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है। सबसे पहले ये जान लीजिए, राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं उनका जो चुनाव है उस चुनाव में हम आप आम आदमी हिस्सा नहीं लेती है। उनके चुनाव में जो राज्यों की विधानसभा होती है उन्हीं के निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेते हैं। और ये निर्वाचन किस प्रकार से होता है, तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार होता है और इसके साथ ही साथ एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। ठीक है, और खुला मतदान होता है, सबको वोट दिखाना पड़ता है कि वो किस उम्मीदवार को वोट दे रहे हैं, गुप्त मतदान नहीं होता। ठीक है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब यह है कि जीतने वाले उम्मीदवार को कुछ निश्चित कोटा हासिल करना ही पड़ता है। ये नहीं है कि लोकसभा चुनाव की तरह जिसके अधिक आ गए वो जीत गया, ऐसा नहीं है। ये राष्ट्रपति चुनाव की तरह होता है कि निश्चित कोटा एक प्राप्त करना ही होता है, फॉर्मूले के द्वारा निकाला जाता है। राष्ट्रपति में आप जानते हैं 50% से अधिक मत प्राप्त करने ही होते हैं, उसी प्रकार इसमें भी कुछ निश्चित कोटा प्राप्त करना ही होता है तभी माना जाता है, अदरवाइज उम्मीदवार को हारा हुआ मान लिया जाता है। और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा मतलब क्या है कि जो भी एमएलए वोट देने जाएगा, विधानसभा का सदस्य मतलब एमएलए या विधायक ही तो होगा, तो वो जो विधायक वोट करने जाएगा तो वरीयता के क्रम में वोट देगा। जैसे मान लीजिए 3 सदस्य हैं, ठीक, ए और बी सी, तो वो जिसे पसंद करेगा उसे 1 नंबर देगा और जिसे ये चाहेगा कि अगर 1 नंबर वाला ना जीते दूसरे नंबर वाला जीत जाए तो उसे वो 2 नंबर देगा। ठीक है, अगर वो चाहे कि अगर पहला नंबर जिसे वोट दिया है अगर वो ना जीते तो दूसरा जीत जाए जिसे दूसरा नंबर दिया है, अगर वो भी ना जीते
तो जिस उम्मीदवार को वो चाहता है कि वो तीसरे नंबर पे जीत जाए, उसे तीसरा नंबर दे सकता है। इस प्रकार होता है, जितने उम्मीदवार होंगे वो अपने वरीयता क्रम में वोट दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? तो ये चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि जो राज्यसभा के सदस्यों की जो संख्या है अलग अलग राज्यों में अलग अलग है, तो किस हिसाब से बांटी गई है? तो जनसंख्या के आधार पर बांटी गई है। लोकसभा सदस्यों की संख्या और राज्यसभा सदस्यों की संख्या, दोनों की संख्या जनसंख्या के आधार पर बांटी हुई है। जनसंख्या यूपी की सबसे अधिक है, तो यूपी की राज्यसभा की सीटें 31 है और लोकसभा की आप जानते होंगे 80 सीटें हैं। ठीक है, लोकसभा में कितनी है? 80 सीटें हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों के युग्मों में से किसको राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व मिला हुआ है? ये इस ऑप्शन में आपको देख के ये बताना है कि कौन कौन से स्टेट ऐसे हैं जहां पे राज्यसभा की सदस्यों की संख्या समान है। तो ठीक है, अपने ऑप्शनों को देखते हैं। सबसे पहले ऑप्शन है आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो याद रखिए, आंध्र प्रदेश में 11 राज्यसभा की सीट है और जबकि बात की जाए मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में भी 11 है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया कि दोनों ही राज्यों में समान सीटें हैं। चलिए अब बात करते हैं बिहार की। बिहार में 16 है और पश्चिम बंगाल में भी 16 है, तो इनमें भी बराबर है, तो ये भी सही हो जाएगा। जबकि उड़ीसा और राजस्थान की बात की जाए, इनमें भी 10-10 सीटें हैं, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं सब में जो युग्म है वो उनमें समान संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? ये चार ऑप्शन आपको बताने हैं। तो याद रखिए, दिल्ली और पुडुचेरी। राइट आंसर क्या है? दिल्ली और पुडुचेरी। ठीक है, अभी फिलहाल जो राज्यसभा है उसमें दिल्ली और पुडुचेरी का ही प्रतिनिधित्व है। अब आप जानते हैं जम्मू कश्मीर भी और लद्दाख भी, ये भी बन गए हैं केंद्र शासित प्रदेश। तो जम्मू कश्मीर से अगली बार निर्वाचित होकर आएंगे 4 सदस्य जो केंद्र शासित प्रदेश है, और आगे से आपको जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे लेटेस्ट, उसमें जम्मू कश्मीर का भी नाम आया करेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर आप जानते हैं केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित राज्य युग्मों में से किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? ये भी बार बार एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो आप राइट आंसर बता सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले देखिए, बात की गई है आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र की। तो आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र में बहुत फर्क है। आंध्र प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ पे तो 11 है, जबकि महाराष्ट्र में 19 है, तो ये ए ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। वही गुजरात और मध्य प्रदेश की बात की जाए, दोनों में 11-11 है, दोनों में 11-11 है, तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और राजस्थान में 10 है, गुजरात में 11 है, तो ये भी बराबर हो ही नहीं सकता। और महाराष्ट्र की अगर बात की जाए, महाराष्ट्र में 19 है, तमिलनाडु में 18 है, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? अभी आपको बताया पिछले प्रश्न जो आए थे, बिहार में 16 सदस्य हैं। ठीक है, बिहार से 16 सदस्य आते हैं हमारे राज्यसभा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही अवरोही क्रम बताना है, मतलब घटते हुए क्रम में बताना है। तो सबसे ज्यादा तो उत्तर प्रदेश है, ये तो सिंपल है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा, सिंपल सी बात है। उसके बाद आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, फिर तमिलनाडु हो जाएगा, तमिलनाडु में 18 है, महाराष्ट्र में 19 है। ठीक है, जबकि उत्तर प्रदेश में 31 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा में सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? तो याद रखें 30 वर्ष। ठीक है, जबकि लोकसभा के लिए है 25 वर्ष। तो लोकसभा 25 वर्ष और राज्यसभा 30 वर्ष, इसीलिए इसे उच्च सदन भी कहा जाता है, या बुद्धिजीवियों का सदन भी कहा जाता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, आपको मालूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ होता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हर स्टेट में जो लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन है वो 3 चरणों में होता है। जैसे मान लीजिए यूपी में 31 सीटें हैं ना, तो पहले साल में 10 सदस्यों का चुनाव होगा, उसके 2 साल के बाद फिर 10 का चुनाव होगा, फिर 2 साल के बाद 11 का चुनाव होगा, मतलब 3 भागों में बांट दिया जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन सही है, क्योंकि आप जानते हैं राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष के बाद अवकाश लेते हैं और 1/3 सदस्य को ही चयन किया जाता है, तो हर राज्य से भी 1-1 तिहाई सदस्य आएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा और राज्यसभा में गण पूर्ति संख्या क्या है? तो ये 4 ऑप्शन आपको बताने हैं। तो गण पूर्ति या कोरम, इसका मतलब क्या होता है कि 1/10 भाग, कुल सदस्यों का 1/10 भाग का मतलब गण पूर्ति होता है। ठीक है, तो लोकसभा और राज्यसभा का गण पूर्ति कितना है? 1/10। अगर बात की जाए लोकसभा के लिए तो लगभग 55 सदस्य आते हैं, और राज्यसभा की अगर बात की जाए तो लगभग 25 सदस्य आते हैं। तो आप निकाल के देख लीजिएगा सदस्यों का 1/10 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो राज्यसभा के सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। राज्यसभा एक ऐसा सदन है जिसके जो मेन अध्यक्ष हैं वो उस सदन से बिलोंग नहीं करते हैं, जबकि लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो उसी सदन से चुने जाते हैं, मगर राज्यसभा के केस में ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? तो राज्यसभा के उपसभापति कौन होते हैं? तो राज्यसभा के उपसभापति की बात की गई है, तो उपसभापति का जो निर्वाचन है वो राज्यसभा के सदस्य ही करेंगे भैया। इन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर आप बता पाएंगे आराम से, तो राज्यसभा के सदस्य ही करेंगे। जबकि यहाँ पे अगर सभापति की बात आई होती तो सभापति के केस में लोकसभा राज्यसभा के दोनों के सभी सदस्य करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या राज्यसभा का सभापति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर सकता है? बिल्कुल नहीं। 4 ऑप्शन में से राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं। तो लोकसभा के अध्यक्ष अगर अनुपस्थित तो कौन करेगा? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष करेंगे। अगर लोकसभा के उपाध्यक्ष भी नहीं है तब कौन करेगा? तो राज्यसभा के उपसभापति करेंगे, मगर सभापति नहीं कर सकते। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण, याद रखिए इसको। ठीक है, लोकसभा के जो अध्यक्ष होंगे, स्पेशली लिखा हुआ है हमारे संविधान के अंदर, लिखा हुआ है आर्टिकल 118 जब पढ़ेंगे आपने, उसमें ये लिखा हुआ प्रावधान किया गया है कि 2 सदनों के बीच जब मतभेद हो जाते हैं तो संयुक्त अधिवेशन बुलाई जा सकती है, और उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? लोकसभा के अध्यक्ष ही करेंगे। और वो संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। आर्टिकल 108 में पावर दिया गया है, आर्टिकल 108 में। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अगर अध्यक्ष नहीं होंगे तो उपाध्यक्ष करेंगे लोकसभा के, अगर उपाध्यक्ष भी नहीं होंगे तो राज्यसभा के उपसभापति करेंगे, मगर सभापति नहीं करेंगे। अगर उपसभापति भी नहीं है तब कौन करेगा? तब दोनों सदन मिलकर डिसाइड करेंगे कि कौन करेगा, आपस में वो किसी को चुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो जो हर 2 वर्ष के बाद चुनाव होते हैं राज्यसभा के 1/3 सदस्यों के लिए, तो उसकी सूचना कौन जारी करता है? तो वो निर्वाचन आयोग का ही कार्य है। ठीक है, निर्वाचन आयोग उस चुनाव को करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो 4 ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। बेसिकली आपको ये बताना है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। ये सबको मालूम होगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में कौन राज्यसभा के एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? तो 4 ऑप्शन में से राइट आंसर आपको बताना है। तो ये स्पेशल पावर है राज्यसभा का, विशेष अधिकार कौन सा है? इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि निम्न में से कौन सा जो पावर है वो केवल राज्यसभा को ही है, लोकसभा को नहीं है। तो अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, राज्यसभा 2/3 बहुमत से ये पारित कर सकती है कि किसी भी अखिल भारतीय सेवा का सृजन हो सकता है। ये अधिकार केवल किसे दिया हुआ है? ये राज्यसभा को दिया हुआ है, याद रखिए, नोट कर लीजिए। तो अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के संबंध में जो अधिकार है वो किस सदन को है? राज्यसभा को है। बार बार बता रहा हूं, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 312 आर्टिकल में ये लिखा भी हुआ, आर्टिकल 312 में लिखा हुआ है। उसमें ये लिखा हुआ है कि एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने का अधिकार है राज्यसभा को, अगर वो पारित कर देती है 2/3 बहुमत से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा को कौन ऐसे अनन्य अधिकार प्राप्त है जो लोकसभा को नहीं प्राप्त है? तो इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। तो 2 अधिकार देखिए, एक तो है राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित कर सकते हैं। 2/3 बहुमत से अगर राज्यसभा चाहे तो ये पारित कर दे कि जो राज्य सूची है उसका जो कोई भी विषय है उसको नेशनली इम्पोर्टेंट घोषित कर सकता है। तो नेशनली इम्पोर्टेंट घोषित हो गया तो 1 साल के अंदर संसद उस पर कोई भी कानून बना सकती है, क्योंकि आप जानते हैं संसद क्या करती है? संघ सूची और
समवर्ती सूची में जो विषय होते हैं उन्हीं पर कानून बनाती है, राज्य सूची में नहीं। मगर राज्यसभा अगर 2/3 बहुमत से ये पारित कर दे कि जो राज्य सूची के अंदर जो कोई विषय है वो नेशनल इंपॉर्टेंस है, राष्ट्रीय महत्व है, राष्ट्र के हित में है, तो उस पर वो कानून बनाने के हकदारी हो जाते हैं 1 साल के लिए। मगर 2/3 बहुमत से राज्यसभा में पास होना जरूरी है। उसी प्रकार अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने का अधिकार संघ सरकार को तभी मिल पाता है जब 2/3 बहुमत से राज्यसभा में पारित हो जाए। आर्टिकल 312 में लिखा हुआ है, ऑलरेडी आपको बता दिया। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा के द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के कितने दिनों के भीतर लोकसभा को वापस लौटाना पड़ता है? 4 ऑप्शन है, चारों में से राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि जो लोकसभा धन विधेयक पारित करती है फिर वो राज्यसभा में जाता है, तो राज्यसभा को कितने दिन के अंदर लोकसभा में वापस पहुंचाना पड़ता है? तो 14 दिन इसका राइट आंसर है। तो सबसे पहले ये याद रखिए, धन विधेयक के मामले में या वित्तीय विधेयक के मामले में बोला जाए, क्योंकि धन विधेयक वित्त विधेयक ही होता है, तो वित्त विधेयक सबसे पहले लोकसभा में ही पारित किया जाता है, राज्यसभा में पारित नहीं किया जाता। जब लोकसभा में पारित हो जाता है फिर उसे राज्यसभा में भेजा जाता है, तो राज्यसभा को 14 दिन के अंदर उसे पास करना ही पड़ता है। उसके पास और कोई चारा नहीं होता, बस वो सुझाव दे सकता है। उन सुझाव को मानना या ना मानना वो लोकसभा पर निर्भर करेगा, मगर 14 दिन के अंदर वापस करना पड़ेगा और पास करके वापस भेजना पड़ेगा। अगर 14 दिन से ज्यादा उन्होंने अपने पास अटकाए रखा तो ऐसा मान लिया जाता है कि राज्यसभा से भी वो बिल पास हो गया है। तो वित्त विधेयक के मामले में राज्यसभा को कोई पावर नहीं दी गई है खास। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों से 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? इन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर आपको बताना है कि जो राष्ट्रपति को पावर है राज्यसभा के अंदर 12 सदस्यों को मनोनीत करने की, जो मंत्री परिषद की सलाह से मनोनीत करते हैं, जो कला के क्षेत्र से हो सकते हैं, साहित्य के क्षेत्र से, विज्ञान के क्षेत्र से या समाज सेवा के क्षेत्र से। तो इन 4 ऑप्शन में से किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? हमने बता दिया आपको, कमेंट बॉक्स में ये आंसर बताना है। 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके हैं, आंसर लिखते समय क्वेश्चन का नंबर जरूर लिख दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा सामान्य विधेयक को अधिकतम कितनी अवधि के लिए रोक सकती है? 4 ऑप्शन में से राइट आंसर आपको बताना है कि वित्त विधेयक तो आपको मालूम पड़ेगा कि 14 दिन के अंदर जवाब देना है और हाँ में ही जवाब देना होता है। लेकिन राज्यसभा साधारण विधेयक के मामले में क्या कर सकती है? अगर लोकसभा में साधारण विधेयक पास हो गया है तो अधिकतम 6 महीने तक वो अपने पास रोक सकते हैं। ठीक है, अधिकतम 6 महीने तक राज्यसभा अपने पास रोक सकती है। अगर 6 महीने से ज्यादा रोक लिया तो ये मान लिया जाता है कि दोनों सदनों में आपस में मतभेद है, तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं और संयुक्त अधिवेशन के अंदर लोकसभा के अध्यक्ष अध्यक्षता करते हैं और लोकसभा डोमिनेटिंग हो जाती है, क्योंकि लोकसभा सदस्यों की संख्या राज्यसभा से दुगना से भी थोड़ा ज्यादा है, कहाँ 245, कहाँ 545। तो जो निर्णय है वो लोकसभा की ही इच्छा अनुसार होता है। और अगर बात की जाए संविधान संशोधन विधेयक, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट विधेयक होता है। दोनों ही सदनों में अलग अलग पास होना जरूरी है, क्योंकि संविधान में परिवर्तन हो रहा है, तो दोनों सदनों में अलग अलग पास होना जरूरी है। किसी भी सदन ने अगर मना कर दिया तो वो फेल हो जाएगा, वो प्रस्ताव गिर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,